नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर गंजीर ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आगामी हमारे छत्तीसगढ़ में जो प्रयोगशाला परिचालक एग्जाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग साइंस के एक महत्वपूर्ण पोर्शन केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। अभी तक मैं केवल आप लोग को साइंस के एमसीक्यू ही सॉल्व करा रहा था। आज से हम लोग सब्जेक्टिव चीज़ों को भी पढ़ना शुरू करेंगे और केमिस्ट्री में आज का हमारा पहला टॉपिक है द्रव्य एवं उसकी अवस्था। ये आपका 2-3 पार्ट में आएगा, ये इसका पहला पार्ट है, ठीक है। और आप लोग को मेरे साथ बढ़िया नोट्स भी बनाते चलने हैं और जैसे ही आपका ये टॉपिक खत्म होगा हम लोग इसके रिगार्डिंग एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। इसको जानने से पहले कुछ और आपको मैं बताता हूँ जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछेगा केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, तब आपको बताना है मिस्र से हुआ है। तो चलो उसी को मैं बता रहा हूँ। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के कीमिया शब्द से हुआ है। मिस्र के कीमिया शब्द से हुआ है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के कीमिया शब्द से हुआ है। कीमिया शब्द से हुआ है जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है काला जल। जिसका अर्थ होता है काला जल। जिसका अर्थ होता है काला जल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्या बता दिया मैंने कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के कीमिया शब्द से हुआ है जिसका अर्थ क्या होता है? काला जल होता है, ठीक है। अब रसायन विज्ञान किसे कहा जाएगा? तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्यों और द्रव्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। जिसमें द्रव्यों के रासायनिक संरचना गुणधर्म एवं उसके बीच होने वाले क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसके बीच होने वाले क्रियाओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो चलो इसको एक बार मैं पुनः पढ़ के बता दे रहा हूँ। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्यों के रासायनिक संरचना गुणधर्म एवं उसके बीच होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसी को बोला जाएगा आपका क्या? रसायन विज्ञान। अब यहाँ पास एक शब्द आया है आपका द्रव्य आया है। अभी हम लोग जानेंगे द्रव्य होता क्या है। फिलहाल इसको आपको ये ध्यान में रखना है। रसायन विज्ञान किसे कहेंगे? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्यों के रासायनिक संरचना गुणधर्म एवं उसके बीच होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। कल के डेट में अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिक रसायन अर्थात मॉडर्न केमिस्ट्री, है ना, आधुनिक रसायन के पिता किसे माना जाता है? आधुनिक रसायन, तो आधुनिक रसायन के पिता अर्थात मॉडर्न केमिस्ट्री के पिता किसे माना जाता है? तो आपको याद रखना है एंटोनी लेवायसियर। इसको आधुनिक रसायन अर्थात मॉडर्न केमिस्ट्री के पिता माना जाता है। कई बुक में लेवायसियर भी लिखा होता है, एग्जैक्ट नाम इसका लेवायसियर है जी, है ना। तो एंटोनी लेवायसियर को मॉडर्न केमिस्ट्री अर्थात आधुनिक रसायन के पिता के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ से हमने तीन चीज़ें सीखा। सबसे पहले तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के कीमिया शब्द से हुआ है जिसका अर्थ होता है काला जल। फिर रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्यों के रासायनिक संरचना गुणधर्म एवं उनके बीच होने वाले क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। फिर आधुनिक रसायन के पिता किसे माना गया है? एंटोनी लेवायसियर को आधुनिक रसायन के पिता माना गया है। इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब देखो परिभाषा मैंने क्या बताया। परिभाषा में रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्यों के रासायनिक संरचना गुणधर्म एवं उसके बीच होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, है ना। तो यहाँ पास हमको अब ये जानना आवश्यक है कि ये द्रव्य होता क्या है। तो अभी हम लोग अब सबसे पहले जानेंगे भाई द्रव्य होता क्या है, और हमारा टॉपिक का भी नाम है द्रव्य एवं उसकी अवस्था। तो हम लोग को सबसे पहले जानना आवश्यक है कि ये द्रव्य होता क्या है ना। तो अभी हम लोग जानते हैं किसके बारे में? द्रव्य के बारे में। आखिर द्रव्य अर्थात मैटर किसे कहा जाता है, ये होता क्या है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो ब्रह्मांड में उपस्थित वे सारे वस्तुएं जो स्थान घेरती है और जिसका अपना द्रव्यमान होता है मैटर अर्थात द्रव्य कहलाता है। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? ब्रह्मांड में उपस्थित वे सारे वस्तुएं, ब्रह्मांड में उपस्थित वे सारे वस्तुएं जो स्थान घेरती है, जो स्थान घेरती है, ब्रह्मांड में उपस्थित वे सारे वस्तुएं जो स्थान घेरती है तथा जिनका
अपना द्रव्यमान होता है तथा जिनका अपना द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है तथा जिनका अपना द्रव्यमान होता है, क्या कहलाता है जी? आपका द्रव्य कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। द्रव्य अर्थात मैटर, द्रव्य कहलाता है। ठीक है, एक बार पुनः सुनेंगे। ब्रह्मांड में उपस्थित वे समस्त वस्तुएं या वे सारे वस्तुएं जो एक स्थान घेरती है और जिसका अपना द्रव्यमान होता है, उसे ही क्या कहा जाता है जी? आपका द्रव्य कहा जाता है। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ, उदाहरण जैसे कि बात करता हूँ, आपका टेबल हो गया, टेबल के बाद आपका चेयर हो गया, चेयर के बाद आपका फैन हो गया। देखो, अगर बात करता हूँ टेबल का, तो टेबल का अपना एक निश्चित द्रव्यमान है और टेबल एक स्थान भी घेर रहा है। बात करता हूँ चेयर का, चेयर का भी अपना द्रव्यमान है और वो भी अपना क्या कर रहा है? एक स्थान घेर रहा है। तो इस संसार में उपस्थित हुए समस्त वस्तुएं जिसका अपना द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, उसी को ही क्या कहा जाता है? आपका द्रव्य कहा जाता है। लेकिन कुछ चीज़ ध्यान रखना है ना, कुछ चीज़ आपको ध्यान रखना, जैसे कि नोट में लिख दे रहा हूँ। जैसे कि हमारे मनुष्य के अंदर जो व्याप्त भावनाएं होती है, जैसे कि प्रेम हो जाएगा, प्रेम, प्रेम के बाद घृणा हो गया, आश्चर्य हो गया, प्रेम, घृणा, आश्चर्य हो गया, ठीक है, शोक हो गया, ये सब आपका द्रव्य के अंतर्गत नहीं आता, ये सब द्रव्य के अंतर्गत नहीं आएगा। क्योंकि द्रव्य क्या बोलता है? इस ब्रह्मांड में उपस्थित हुए समस्त वस्तुएं जो स्थान घेरती है और जिसका अपना द्रव्यमान होता है, उसको द्रव्य या मैटर बोलते हैं। लेकिन ये जो भावनाएं हैं, ये भावनाएं में तो ये स्थान नहीं घेरती है। ये स्थान घेरती है क्या? बताओ, ये स्थान घेरती क्या? ये तो स्थान नहीं घेरती है और इसका अपना द्रव्यमान होता है क्या? नहीं होता। तो ये आपका, ये जो भावनाएं हैं, ये सब आपका किस में नहीं आता? द्रव्य में नहीं आता। उसी प्रकार आपका जो प्रकाश है, प्रकाश भी आपका द्रव्य में नहीं आता। जो स्वाद है ना, जो स्वाद भी आपका द्रव्य में नहीं आता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। तो हमने क्या जाना? इस ब्रह्मांड में उपस्थित हुए समस्त वस्तुएं जिसका अपना द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, उसे ही क्या बोलते हैं? द्रव्य अर्थात मैटर कहा जाता है। ठीक है, होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं द्रव्य की गुणधर्म या द्रव्य की विशेषताएं। अब हम लोग जानते हैं द्रव्य की विशेषताएं, द्रव्य की कौन कौन सी विशेषता है। ठीक है, द्रव्य की कौन कौन सी विशेषता है, तो द्रव्य की विशेषताओं के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ तो आपको ध्यान रखना है, जो द्रव्य होता है, द्रव्य का निर्माण अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर होता है। पहला विशेषता क्या हो जाएगा? द्रव्य का निर्माण अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर होता है, जिसे परमाणु कहा जाता है। पहला विशेषता क्या हो जाएगा जी आपका? द्रव्य का निर्माण, द्रव्य का निर्माण अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर होता है। द्रव्य का निर्माण अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर होता है। द्रव्य का निर्माण अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर होता है, जिसे परमाणु कहा जाता है। जिसे परमाणु या एटम, जिसे परमाणु कहा जाता है। परमाणु को इंग्लिश में एटम कहते हैं, परमाणु कहा जाता है। ठीक है, ये पहला इसकी विशेषता हो जाएगा द्रव्य का। पहले मैंने क्या बताया कि द्रव्य का निर्माण अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर होता है, जिसे परमाणु या एटम कहा जाता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, द्रव्य कणों के मध्य में क्या होता है जी? स्थान होता है। ये दूसरा विशेषता हो जाएगा द्रव्य कणों के मध्य क्या होता है? आपका स्थान होता है। द्रव्य कणों के मध्य क्या होता है? आपका स्थान होता है। ये आपका दूसरा विशेषता हो जाएगा। ठीक है, तीसरा विशेषता क्या ध्यान में रखना आपको? द्रव्य के पार्टिकल हमेशा गति में होते हैं। जो द्रव्य के जो पार्टिकल होते हैं, एलिमेंट होते हैं, वो क्या होते हैं? हमेशा गति में होते हैं ना। द्रव्य के जो पार्टिकल होते हैं, द्रव्य के जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल हमेशा गति अवस्था में होते हैं, हमेशा गति अवस्था में होते हैं। ये इसका तीसरा विशेषता हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है जी, आता है सब क्वेश्चन। चौथा चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो द्रव्य के जो कण होते हैं ना, हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये चौथा आपका विशेषता हो जाएगा। द्रव्य के जो कण होते हैं, द्रव्य के कण हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। द्रव्य के जो कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये इसकी चौथा विशेषता हो जाएगा। एक अंतिम विशेषता और देख लेते हैं, पांचवा विशेषता, जो द्रव्य के जो विभिन्न प्रकार, वही क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, पांचवा में इधर लिख दे रहा हूँ, देखो, द्रव्य के विभिन्न प्रकार, द्रव्य के अर्थात मैटर के, द्रव्य के जो विभिन्न प्रकार होते हैं, द्रव्य के विभिन्न प्रकार क्या कहलाते हैं? आपका पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ कहलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पदार्थ कहलाते हैं। तो ये आपका द्रव्य की विशेषताएं हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने द्रव्य की परिभाषा जाना। द्रव्य किसे कहेंगे? तो ब्रह्मांड में उपस्थित हुए समस्त वस्तुएं जो स्थान घेरती है और जिसका अपना द्रव्यमान होता है, द्रव्य कहलाता है ना। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, टेबल, चेयर, फैन, ये सब स्थान घेरती है और इसका अपना एक द्रव्यमान है।
लेकिन कुछ चीज़ मैंने बताया जो हमारी भावनाएं हैं, जैसे कि प्रेम, घृणा, आश्चर्य, शोक, है ना, और इसके साथ साथ प्रकाश हो जाएगा, जो स्वाद हो जाएगा, ये सब आपका द्रव्य के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद मैंने बताया आपका द्रव्य की विशेषताएं, क्या क्या द्रव्य की विशेषताएं हैं, मैटर की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला चीज़, द्रव्य का निर्माण अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर होता है, जिसको परमाणु या एटम कहा जाता है। ठीक है, द्रव्य का निर्माण अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर होता है, जिसको परमाणु या मैटर कहा जाता है। दूसरा चीज़, द्रव्य कणों के मध्य क्या होता है, स्थान होता है, स्पेस होता है। ठीक है, द्रव्य कणों के मध्य स्थान होता है, स्पेस होता है। तीसरा चीज़ मैंने बताया, द्रव्य के पार्टिकल हमेशा गति अवस्था में होते हैं। जो द्रव्य के जो पार्टिकल होते हैं ना, उसके जो कण होते हैं, हमेशा गति अवस्था में होते हैं। चौथा, द्रव्य के कण हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो द्रव्य के जो कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और पांचवा है, द्रव्य के विभिन्न प्रकार पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो द्रव्य के जो विभिन्न प्रकार है वही क्या कहलाते हैं, आपके पदार्थ कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा द्रव्य किसे कहते हैं और उसकी विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब हम लोग देखते हैं द्रव्य का वर्गीकरण, द्रव्य का वर्गीकरण, ये हम लोग अब पढ़ना शुरू करते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, तो द्रव्य के वर्गीकरण को हमको दो आधारों पर पढ़ना है। कितने आधारों पर हमको पढ़ना है, दो आधारों पर। अच्छा ध्यान से सुनते रहेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भौतिक आधार पर। पहले हम लोग पढ़ेंगे भौतिक आधार पर, भौतिक आधार पर। और दूसरा हम लोग को पढ़ना है रासायनिक आधार पर। ठीक है, रासायनिक बोल रहा हूँ, रासायनिक है ना। दूसरा होगा आपका रासायनिक आधार पर। दूसरा क्या होगा आपका, रासायनिक आधार पर। तो द्रव्य के वर्गीकरण को हमको दो आधारों पर पढ़ना है, पहला भौतिक आधार पर और दूसरा रासायनिक आधार पर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो भौतिक आधार पर देखें तो भौतिक आधार पर द्रव्य की 5 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्था होती है आपका, 5 अवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट है। भौतिक आधार पर द्रव्य की 5 अवस्था है। अब ये 5 अवस्था कौन कौन सा, देखो, पहला हो जाएगा आपका ठोस, पहला आपका ठोस। दूसरा हो जाएगा आपका ठोस के बाद द्रव। और तीसरा क्या हो जाएगा जी आपका, गैस। चौथा क्या हो जाएगा जी आपका, प्लाज्मा। चौथा आपका प्लाज्मा हो जाएगा। और पांचवा हो जाएगा आपका, पांचवा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये आपका द्रव्य की 5 अवस्था है भौतिक आधार पर, है ना। पहला ठोस, जिसको सॉलिड के नाम से जानते हैं। दूसरा द्रव, जिसको आपका लिक्विड के नाम से जाना जाता है। तीसरा गैस, जिसको गैस ही बोलते हैं इंग्लिश में। प्लाज्मा को प्लाज्मा ही कहा जाता है ना, प्लाज्मा। ठीक है, उसके बाद आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको BEC से भी क्या किया जाता है, आपका डिनोट किया जाता है। होपफुली यहाँ तक आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। तो हम लोग अभी द्रव्य का वर्गीकरण देख रहे हैं। तो द्रव्य का जो वर्गीकरण है उसको हम लोग को दो आधारों पर देखना है, पहला भौतिक आधार पर और दूसरा आपका रासायनिक आधार पर। तो भौतिक आधार पर द्रव्य का 5 अवस्था है, पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, पांचवा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं रासायनिक आधार पर। जो रासायनिक आधार पर द्रव्य के कितने प्रकार हो जाएगा, रासायनिक आधार पर आपका द्रव्य के 2 प्रकार है। पहला हो जाएगा जो आपका शुद्ध पदार्थ, पहला क्या होगा आपका, शुद्ध पदार्थ हो जाएगा, शुद्ध पदार्थ। और दूसरा हो जाएगा आपका अशुद्ध पदार्थ, दूसरा आपका अशुद्ध पदार्थ। इसको इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, शुद्ध पदार्थ को आपका प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्योर सब्सटेंस। इसको इंग्लिश में प्योर सब्सटेंस के नाम से जानते हैं, है ना। और इसको आपका क्या बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस, है ना, इम्प्योर सब्सटेंस के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो रासायनिक आधार पर द्रव्य का हम लोग वर्गीकरण दिख रहे हैं। तो रासायनिक आधार पर द्रव्य के 2 प्रकार हो जाएगा, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। और इस शुद्ध पदार्थ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, शुद्ध पदार्थ में आपका आता है, याद रखना है, सबसे पहले तो आपका तत्व हो जाएगा, जिसको एलिमेंट के नाम से जानते हैं, एलिमेंट। और दूसरा हो जाएगा आपका यौगिक, जिसको आपका कंपाउंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपका शुद्ध पदार्थ में आ जाएगा। ठीक है जी, शुद्ध पदार्थ में आपका तत्व और आपका यौगिक हो जाएगा। और अशुद्ध पदार्थ में क्या आता है, अशुद्ध पदार्थ में आता है आपका मिश्रण, जिसको इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, आपका मिक्सचर के नाम से जानते हैं। किस नाम से, मिक्सचर के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर आपका इसी आपका मिश्रण के आपका इसके भी प्रकार हैं, आप लोग पढ़ोगे, आपका समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण हो जाएगा, जिसको होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। और उसके बाद हो जाएगा आपका विषमांगी मिश्रण, जिसको आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ना शुरू किए हैं, द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। तो
क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हम लोग पढ़ना शुरू किए हैं 2 आधारों पर। पहला मैंने बताया भौतिक आधार पर, तो भौतिक आधार पर द्रव्य की 5 अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। उसके बाद मैंने बताया रासायनिक आधार पर, तो रासायनिक आधार पर आपका द्रव्य के 2 प्रकार हो जाएगा, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में आएगा आपका तत्व और यौगिक, है ना, और उसके बाद अशुद्ध पदार्थ में आ जाएगा आपका मिश्रण अर्थात मिक्सचर, ठीक है। और मिक्सचर के भी आपका मिश्रण के भी आपका 2 प्रकार हो जाएगा, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं और विषमांगी मिश्रण को हेट्रोजीनियस मिक्सचर के नाम से जानते हैं। अगर मैं तत्व की बात करता हूं तो तत्व को पुनः विभाजित किया गया है। पहला हो जाएगा आपका धातु, धातु अर्थात मेटल, दूसरा आपका अधातु अर्थात नॉन मेटल, और तीसरा आपका उपधातु अर्थात मेटोलाइट। तीसरा आपका हो जाएगा उपधातु अर्थात मेटोलाइट हो जाएगा, ठीक है। ये तो ये आपका द्रव्य का वर्गीकरण है, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। भौतिक आधार पर द्रव्य की 5 अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। रासायनिक आधार पर द्रव्य के 2 प्रकार, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। फिर शुद्ध पदार्थ को आपका पुनः 2 भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। फिर तत्व के अंतर्गत आता है आपका मेटल, मेटल आता है, उसके बाद आपका नॉन मेटल, नॉन मेटल, उसके बाद आता है आपका मेटोलाइट, ठीक है, मेटोलाइट। उसके बाद आता है जब आपका मेटोलाइट आता है, ये आपको याद रखना है ना। और आपका शुद्ध पदार्थ में आता है मिश्रण, मिश्रण के भी प्रकार है, समांगी और विषमांगी। समांगी को आपको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, होमोजीनियस, इसको होमोजीनियस मिक्सचर के नाम से जानते हैं। और विषमांगी को आपका हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा द्रव्य का वर्गीकरण। अब सबसे पहले अब हम लोग पढ़ेंगे भौतिक आधार पर जो द्रव्य की 5 अवस्थाएं हैं उसी के बारे में। मैंने बता देना भौतिक आधार पर आपका द्रव्य की 5 अवस्थाएं हैं, और ये 5 अवस्थाएं कौन कौन सा है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। तो पहले इसी को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। हम लोग अब पढ़ना शुरू करते हैं भौतिक आधार पर द्रव्य का जो वर्गीकरण है उसी को, है ना। अर्थात हम लोग द्रव्य के 5 अवस्थाएं के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। होपफुली यहाँ तक आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब जानते हैं हम लोग भौतिक आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण। चलो भौतिक आधार पर, भौतिक आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण, द्रव्य का वर्गीकरण, इसके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि भौतिक आधार पर द्रव्य की कितने अवस्थाएं हैं, आपका 5 अवस्था है। कितने अवस्था है जी, आपका 5 अवस्था है। कौन कौन सा 5 अवस्था है आपका, ठोस, पहला ठोस हो जाएगा, ठोस के बाद आपका द्रव हो जाएगा, द्रव के बाद आपका गैस हो जाएगा, गैस के बाद आपका प्लाज्मा हो जाएगा, और प्लाज्मा के बाद आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हो जाएगा, ठीक है। ये 5 अवस्थाएं हैं। अब जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उसके आधार पर भी आप लोग को मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा, और जो पढ़ाऊँगा आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, हम लोग ठोस, द्रव, गैस। पहले तो मैं 3 चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, तीनों अवस्थाओं के बारे में। पहला ठोस के बारे में बताऊंगा, ठोस के बाद आपका द्रव के बारे में बताऊंगा, द्रव के बाद बताऊंगा आपको गैस के बारे में, है ना। इन तीनों अवस्थाओं के बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं, और तीनों अवस्थाओं को हम लोग को कंपेरिजन करते हुए पढ़ना है, ठीक है। यहाँ मैं क्रमांक लिख दे रहा हूँ और यहाँ मैं लिख रहा हूँ आधार। चलो अब मैं जैसा जैसा बताऊँगा आपको उसी आधार पर पढ़ना है। बहुत ज़बरदस्त आप लोग को समझ में आएगा, मज़ा भी आएगा। इसी प्रकार से आप लोग को पढ़ना है जैसे मैं आप लोग को बताऊँगा, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा कॉलम का निर्माण कर दे रहा हूँ, कॉलम बना देता हूँ ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आप लोग को, ठीक है। देखते चलना है, इसी प्रकार से आपको बढ़िया कंपैरिजन करते हुए पढ़ना है ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। चलो ये मैंने एक कॉलम रेडी कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं किसमें, ठोस के बारे में। पहला मैं आधार ले रहा हूँ, पहला आधार ले रहा हूँ मैं आकार, ठीक है, अर्थात साइज। तो जो ठोस होता है, ठोस का आकार कैसा होता है, हमेशा निश्चित होता है, ठीक है। ठोस का आकार कैसा होता है जी, आपका निश्चित होता है। लेकिन द्रव का आकार कैसा होता है, आपका अनिश्चित होता है। द्रव का आकार आपका अनिश्चित होता है। कहने का तात्पर्य क्या है, द्रव को जिस पात्र में डाला जाता है वो उसका आकार ले लेता है। उसी प्रकार गैस का भी आकार कैसा होता है, आपका अनिश्चित होता है। गैस का भी आकार कैसा होता है, आपका अनिश्चित होता है। होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया होगा, पहला आधार। दूसरा आधार की मैं बात करता हूँ आपका घनत्व। दूसरा आधार बात करता हूँ आपका घनत्व, ठीक है, घनत्व। तो जो ठोस का घनत्व होता है, ठोस का घनत्व आपका सबसे ज़्यादा होता है। ठोस का घनत्व क्या होता है, आपका सबसे ज़्यादा होता है। ठोस का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि ठोस में उसके जो पार्टिकल होते हैं ना एकदम पास पास रहते हैं, है ना। तो ठोस का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। और द्रव का घनत्व क्या होता है आपका, ये ठोस से कम होता है। ये आपका ठोस से कम होता है द्रव का जो घनत्व होता है। और आपका गैस का घनत्व सबसे कम होता है, ये आपका सबसे कम होता है। गैस का घनत्व सबसे कम होता है, आपको याद रखना है। हो गया याद। पहला आकार देखिए, ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का अनिश्चित और गैस का भी अनिश्चित। दूसरा घनत्व, तो ठोस का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है और द्रव का आपका ठोस से कम होता है और गैस का सबसे कम। मतलब मैं अगर इसको ऐसा भी लिखूँ कि ठोस का जो आपका घनत्व सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद आपका द्रव का होगा, उसके बाद आपका गैस का, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, ये क्रम को आपको ध्यान
ध्यान रखना है। ये तो आपका घनत्व हो जाएगा। अगर मैं तीसरा चीज़ बात करता हूँ आयतन का, तीसरा चीज़ मैं बात करता हूँ आयतन अर्थात वॉल्यूम का, तो जो ठोस होता है, ठोस का आयतन क्या होता है आपका फिक्स्ड होता है अर्थात निश्चित होता है, ठीक है। इसका जो आयतन क्या होता है आपका फिक्स होता है, आपका निश्चित होता है। क्या होता है जो आपका निश्चित होता है, ठीक है। उसी प्रकार द्रव का भी आयतन क्या होता है, द्रव का भी आयतन आपका निश्चित होता है। द्रव का भी आयतन क्या होता है जो आपका निश्चित होता है। लेकिन जो गैस है, गैस का आयतन क्या होता है आपका अनिश्चित होता है। गैस का आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखो आकार में ठोस का आकार निश्चित है, द्रव का आकार अनिश्चित होता है, गैस का आकार अनिश्चित होता है। घनत्व की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा घनत्व ठोस का होता है, उसके बाद द्रव का होता है, फिर गैस का होता है। आयतन की बात करते हैं तो आपका ठोस का आयतन फिक्स्ड होता है, द्रव का आयतन आपका ये भी फिक्स्ड होता है, जबकि गैस का जो आयतन फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चौथा चीज़ आपको याद रखना है, चौथा हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। मॉलिक्यूलर फोर्स चौथा आधार हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूलर फोर्स इसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोला जाता है आपका अंतर आणविक बल, ठीक है। इंटर मॉलिक्यूलर है ना, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में अंतर आणविक बल बोला जाता है, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं मॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में। अंतर आणविक बल मतलब जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल के मध्य जो बल लगता है, जो फोर्स कार्य करता है, उसी को बोलते हैं आपका अंतर आणविक बल बोलते हैं, ठीक है। तो जो ठोस का जो अंतर आणविक बल होता है, ठोस में जो अंतर आणविक बल होता है वो क्या होता है आपका सर्वाधिक होता है। ठोसों में जो अंतर आणविक बल होता है वो क्या होता है आपका सर्वाधिक होता है, जबकि आपका द्रव में ठोस से कम होता है अंतर आणविक बल। और आपका गैस में क्या होता है, सबसे कम होता है। गैस में क्या होता है जो आपका सबसे कम होता है, ये भी आपको याद रखना है। अंतर आणविक बल को इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के नाम से जानते हैं, मतलब जो पार्टिकल के मध्य जो बल लगता है उसी को बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, अंतर आणविक बल, ठीक है। तो अंतर आणविक बल का जो मान होता है वो ठोसों में सर्वाधिक होता है, ठोस से कम आपका द्रव में होता है, और सबसे कम किस में होता है आपका गैस में होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। पांचवा ये ध्यान रखना आप लोग को अंतर आणविक स्थान, ठीक है। अंतर आणविक स्थान पहले हमने क्या पढ़ा था, अंतर आणविक बल। तो अंतर आणविक बल सबसे ज़्यादा किस में होगा, अंतर आणविक बल किस में सबसे ज़्यादा होगा, पर ठोस में, ठोस के बाद द्रव में, और द्रव के बाद आपका गैस में सबसे कम होता है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं अंतर आणविक स्थान मतलब इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। अब हम लोग बात कर रहे हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा तो और चीज़ आप लोग को समझ में आएगा। देखो अंतर आणविक स्थान है, ये ठोस में क्या होता है, ठोस में ये कैसा होता है आपका कम होता है, ठीक है, सबसे कम होता है। ठोस में आपका सबसे कम होता है। क्यों सबसे कम होता है, क्योंकि जो ठोस में जो उसके पार्टिकल है पास अरेंज होते हैं, पास व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पास देखो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये 3 मैं पात्र बना रहा हूँ, 1 ये 2 और ये आपका 3 पात्र बनाया। अब अगर मैं ठोस की बात करता हूँ तो ठोस में ना क्या होता है, उसके जो पार्टिकल होते हैं एकदम पास में ऐसे अरेंज रहते हैं। ठोस में उसके पार्टिकल पास में ऐसे अरेंज रहते हैं, ठीक है। और अगर मैं द्रव की बात करता हूँ तो द्रव का जो पार्टिकल है ये आपका दूर में ऐसे व्यवस्थित रहते हैं, अगर गैस की बात करता हूँ तो गैस का पार्टिकल तो और बहुत ज़्यादा दूर में क्या होता है आपका अरेंज रहते हैं, ठीक है। तो आपका जो ठोस में उसके पार्टिकल है बहुत ही आपका पास में क्या होते हैं अरेंज होते हैं, है ना, बहुत ही पास अरेंज होते हैं। इसीलिए अंतर आणविक स्थान उसमें सबसे कम पाया जाता है, ठीक है। और द्रव में जो आपका अंतर आणविक स्थान है अर्थात इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो आपका ठोस से क्या होता है आपका ज़्यादा होता है, जबकि आपका गैस में सर्वाधिक होता है। सबसे ज़्यादा जो अंतर आणविक स्थान होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो अंतर आणविक स्थान होता है अर्थात इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये किस में होता है, गैस में होता है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, गैस में आपका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद गैस के बाद किस में होगा, जो आपका द्रव में होगा, और सबसे कम किस में होगा, आपका ठोस में होता है। सबसे कम किस में होता है, आपका ठोस में होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं हम लोग देखते हैं एक्सपांसन, ठीक है। एक्सपांसन अर्थात फैलाव, एक्सपांसन अर्थात इसको बोलते हैं फैलाव, ठीक है, फैलाव देखते हैं। तो आपका ठोस में फैलाव ज़्यादा होगा, द्रव में फैलाव ज़्यादा होगा, या गैस में ज़्यादा फैलाव होगा। देखो ध्यान रखना, जिसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होगा, अंतर आणविक जो स्थान है उसका वैल्यू ज़्यादा होगा, तो निश्चित ही वो ज़्यादा एक्सपांड करेगा, ज़्यादा फैलेगा, ठीक है। तो अगर बात करते हैं आपका अंतर आणविक स्थान का, तो ठोस में सबसे कम होता है, इसलिए इसमें एक्सपांसन भी क्या होगा, पर ठोस में सबसे कम होता है। एक्सपांसन भी क्या होता है, ठोस में सबसे कम होता है, ठीक है जी। उसके बाद जो द्रव में क्या होता है, जो एक्सपांसन है आपका ठोस से
ज़्यादा होता है, ठोस से ज़्यादा होता है। एक्सपांसन मतलब प्रसार। लेकिन जो आपका गैस है, गैस में आपका जो एक्सपांसन होता है सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है आपका? सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब ये सबसे ज़्यादा फैलता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है इसका? एक्सपांड होता है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? गैस में सर्वाधिक आपका क्या होता है? एक्सपांसन। गैस के बाद आपका द्रव में होता है, द्रव के बाद आपका किस में होता है? ठोस में होता है, जो कि सबसे कम होता है, ठीक है। तो आपका गैस में एक्सपांसन सबसे ज़्यादा और सबसे कम किस में होता है? आपका ठोस में होता है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना, आपका गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा जिसको काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो गतिज ऊर्जा का वैल्यू आपका ठोस में क्या होता है? आपका सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल होते हैं वो पास पास अरेंज्ड होते हैं, है ना। पास पास अरेंज्ड होते हैं, ये आपका ठोस हो जाएगा, जिसमें पार्टिकल पास पास अरेंज है, ये आपका द्रव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा। बात करता हूँ आपका किस में? द्रव में। तो द्रव में जो काइनेटिक एनर्जी होता है, गतिज ऊर्जा होता है, ये आपका ठोस से अधिक होता है। क्या होता है आपका? ठोस से अधिक होता है, ठोस से अधिक होता है। जबकि आपका गैस के पार्टिकल में जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपका सबसे अधिक होता है, ठीक है, सबसे अधिक, ठीक है। जो गैस के पार्टिकल होते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होता है, इसलिए तो गैस बहुत तेज़ी से आपका फैल जाता है, ठीक है, बहुत तेज़ी से गैस फैल जाता है। समझ में आ गया? तो मैंने आप लोगों को कुछ आधार लेकर ठोस, द्रव और गैस के बारे में बताया है। होपफुली आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने बताया आकार। तो जो ठोस का आकार होता है आपका निश्चित होता है, ठीक है, ठोस का आकार आपका निश्चित होता है। द्रव का आकार अनिश्चित होता है। द्रव को जिस भी पात्र में डाला जाता है वो द्रव उसी का रूप ले लेता है, उसी का आकार ले लेता है। बात करते हैं गैस, तो गैस का आकार आपका अनिश्चित होता है। बात करते हैं घनत्व की, तो सबसे ज़्यादा घनत्व आपका ठोस में होगा, उसके बाद ठोस से कम किस्म होता है द्रव में, और गैस में सबसे कम होता है घनत्व। तीसरा बात करते हैं आयतन अर्थात वॉल्यूम का। तो ठोस का जो आयतन फिक्स्ड होता है, द्रव का ये भी फिक्स्ड होता है, जबकि गैस का आपका फिक्स्ड नहीं होता, मतलब अनिश्चित होता है। बात करते हैं इंटरमॉलिकुलर फोर्स अर्थात अंतर आणविक बल। जो पार्टिकल के बीच जो बल लगता है उसी को बोलते हैं आपका अंतर आणविक बल। तो ठोसों में जो अंतर आणविक बल का मान सर्वाधिक होता है, इसीलिए जो ठोस में उसके पार्टिकल होते हैं ना एकदम पास पास अरेंज्ड होते हैं। बात करते हैं द्रव में, तो द्रव में जो आपका इंटरमॉलिकुलर फोर्स अर्थात अंतर आणविक बल है वो ठोस से क्या होता है? कम होता है, और सबसे कम किस में होता है? आपका गैस में होता है। ये मैंने सीक्वेंस बता दिया है। बात करते हैं अंतर आणविक स्थान अर्थात इंटरमॉलिकुलर स्पेस। तो इंटरमॉलिकुलर स्पेस किस में सबसे कम होता है? ठोस में सबसे कम होता है, क्योंकि उसमें पार्टिकल पास पास अरेंज रहते हैं। तो पास पास अरेंज है मतलब क्या? स्पेस बहुत ही कम है। पास पास जैसे अरेंज है जो पार्टिकल है तो स्पेस क्या इनके बीच बहुत कम है, तो अंतर आणविक स्थान यहाँ सबसे कम होता है। बात करते हैं द्रव में, तो द्रव में जो अंतर आणविक स्थान है ठोस से ज़्यादा होता है, और अंतर आणविक स्थान का वैल्यू सबसे ज़्यादा किस में होता है? आपका गैस में, क्योंकि इसके पार्टिकल आपका बहुत दूर दूर में व्यवस्थित होते हैं, ये मैंने बनाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं आपका एक्सपांसन। एक चीज़ ध्यान रखना, जिसमें अंतर आणविक स्थान ज़्यादा होगा उसमें एक्सपांसन भी ज़्यादा होगा। तो चूंकि आपका ठोस में अंतर आणविक स्थान सबसे कम होता है, इसलिए इसका फैलाव या एक्सपांसन सबसे कम होता है ना। और द्रव का जो आपका एक्सपांसन है ठोस से ज़्यादा होता है, लेकिन आपका गैस का एक्सपांसन सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आपका गैस में उसके जो पार्टिकल है बहुत दूर दूर क्या होता है? आपका अरेंज होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। अर्थात गैसों में अंतर आणविक स्थान का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए गैस है उसका फैलाव बहुत ज़्यादा होता है। बात करते हैं गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा की हम लोग बात करते हैं तो सबसे कम किस में होगा? आपका ठोस में होता है ना। उसके बाद ठोस से ज़्यादा किस में होता है? आपका द्रव में, है ना। उसके बाद गैस में सर्वाधिक होता है गतिज ऊर्जा अर्थात काइनेटिक एनर्जी। गैस के पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए गैस बहुत तीव्रता से क्या हो जाता है? आपका फैल जाता है। होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। तो मैंने आप लोग को बताया अभी ठोस के बारे में, द्रव के बारे में और गैस के बारे में। तो कल के डेट में पूछेगा ठोस का आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। ठोस का घनत्व कैसा होता है? सबसे ज़्यादा होता है। ठोस का आयतन कैसा होता है? फिक्स्ड होता है। ठोस में अंतर आणविक बल का मान कैसा होता है? सर्वाधिक होता है। ठोस में अंतर आणविक स्थान सबसे कम होता है। ठोस में एक्सपांसन सबसे कम होता है। ठोस में गतिज ऊर्जा आपका सबसे कम होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आपका द्रव में। द्रव में उसका आकार अनिश्चित होता है। द्रव का घनत्व ठोस से कम होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है। द्रव में अंतर आणविक बल ठोस से कम होता है। द्रव में अंतर आणविक स्थान ठोस से ज़्यादा होता है, और आपका द्रव है वो ठोस से ज़्यादा फैलता है। और गतिज ऊर्जा की बात करें तो ठोस से अधिक होता है। फिर हम लोग उसी प्रकार से देखिए गैस के बारे में बात किए। गैस का आकार अनिश्चित होता है। गैस का घनत्व सबसे कम होता है। गैस का आयतन भी अनिश्चित होता है। इंटरमॉलिकुलर फोर्स अर्थात अंतर आणविक बल इसमें सबसे कम होता है। अंतर आणविक स्थान इसमें सबसे ज़्यादा होता है। अंतर आणविक स्थान ज़्यादा होने के कारण इसमें फैलाव भी ज़्यादा होता है अर्थात एक्सपांसन। और गतिज ऊर्जा की बात करते हैं तो गतिज ऊर्जा भी किस में सर्वाधिक होता है? आपका गैसों में सर्वाधिक होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक और आपको आधार जानना है। एक और आधार है आपका संपीड्यता, जिसको कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं, है ना। और लिख रहा हूँ मैं 8वां, यहाँ पास लिख रहा हूँ, देखो 8वां संपीड्यता। संपीड्यता जिसको इंग्लिश में कंप्रेसिबिलिटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कंप्रेसिबिलिटी के नाम से जाना जाता है। संपीड्यता मतलब अगर आप
प्रेशर अप्लाई कर रहे हो किसी चीज़ पर, ठीक है, अगर आप किसी चीज़ पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो उसके वॉल्यूम में कितना चेंज होता है, उसी को बोलते हैं संपीड़ितता अर्थात कंप्रेसिबिलिटी। अगर किसी चीज़ पर आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आता है, उसी को कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं, संपीड़ितता बोलते हैं। तो संपीड़ितता की अगर बात करें, संपीड़ितता की अगर हम लोग बात करें तो ठोसों में क्या होता है, जो संपीड़ितता होता है ये आपका सबसे कम होता है, ठीक है। ठोसों में आपका संपीड़ितता क्या होता है, आपका सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। मतलब हम लोग ठोसों में प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसके आपका वॉल्यूम में, उसके वॉल्यूम में क्या होता है, आपका बहुत ही कम चेंज देखने को मिलता है। वही बात करते हैं द्रव में, तो द्रव में जो आपका कंप्रेसिबिलिटी है, संपीड़ितता है, ये आपका क्या होता है, ठोस से अधिक होता है, ठोस से अधिक होता है, ठीक है। और कंप्रेसिबिलिटी अर्थात संपीड़ितता किस में सबसे अधिक होता है, तो आपका गैस में सबसे अधिक होता है। किस में अधिक होता है जी, आपका गैस में सबसे अधिक होता है। ध्यान रखना, यहाँ से हर बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसका सीक्वेंस पूछेगा तो याद रखना, आपका संपीड़ितता अर्थात जो कंप्रेसिबिलिटी है गैस में सर्वाधिक होगा, गैस के बाद आपका द्रव में, और द्रव के बाद आपका ठोस में। इधर मैं जो बता रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो क्या क्या हम लोग ने जाना, ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, उसको हम लोग पूरा कंपैरिजन करते हुए पढ़े हैं, ठीक है। पहले आकार के बारे में जाने, फिर घनत्व के बारे में जाने, फिर आयतन के बारे में जाने, फिर अंतराणुविक बल के बारे में जाने, अंतराणुविक स्थान के बारे में जाने, एक्सपांसन के बारे में जाने, गतिज ऊर्जा के बारे में जाने, और कंप्रेसिबिलिटी अर्थात संपीड़ितता के बारे में जाने, ठीक है। तो ये भौतिक आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण है। तो मैंने 3 आधारों को बता दिया, ठोस, द्रव और गैस। अब हम लोग जानते हैं चौथा इसका जो अवस्था है, प्लाज्मा, और 5वां बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इन दोनों के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब जानते हैं हम लोग चौथा अवस्था कौन सा है जी आपका। 3 अवस्था के बारे में तो हम लोग जान लिए, अब चौथा अवस्था आपका प्लाज्मा। अब हम लोग जानते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा, तो प्लाज्मा के संदर्भ में सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि यह द्रव्य की चौथी अवस्था है। ये क्या है आपका, यह द्रव्य की चौथी अवस्था है, यह द्रव्य की चौथी अवस्था है, ये आपको पहले बताना है, यह द्रव्य की चौथी अवस्था है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ आपको क्या बताना है, यह बहुत अधिक तापमान पर बनता है। जो आपका जो प्लाज्मा होता है ना, ये बहुत अधिक तापमान पर बनता है। तो बताना है आपको, यह बहुत अधिक तापमान पर बनता है, यह बहुत अधिक तापमान पर बनता है, बहुत अधिक तापमान पर बनता है, बहुत अधिक तापमान पर बनता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पदार्थ की चौथी अवस्था है और बहुत अधिक तापमान पर बनता है। तीसरा चीज़, ये आपका गैसों के आयनों से निर्मित होता है। ये जो आपको प्लाज्मा होता है ना, क्वेश्चन आता है, प्लाज्मा आपका गैसों के आयनों से निर्मित होता है। प्लाज्मा गैसों के आयनों से निर्मित होता है, गैसों के आयनों से क्या होता है, आपका निर्मित होता है। जो प्लाज्मा होता है वो गैसों के आयनों से निर्मित होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गैसों के आयनों से आपका निर्मित होता है। चौथा चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो आपका सूर्य व तारों में जो ऊर्जा होती है, सूर्य व तारों में ऊर्जा, ठीक है, सूर्य व तारों में ऊर्जा, जो आपका डिस्चार्ज ट्यूब होता है, डिस्चार्ज ना, डिस्चार्ज ट्यूब या डिस्चार्ज लैंप, उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है आपका फ्लोरोसेंट लैंप, फ्लोरोसेंट ट्यूब, सूर्य व तारों में ऊर्जा है ना, सूर्य व तारों में ऊर्जा, डिस्चार्ज लैंप या फ्लोरोसेंट ट्यूब। इसमें ऊर्जा का कारण क्या है, इसमें सभी में ऊर्जा का कारण प्लाज्मा है। सूर्य व तारों में ऊर्जा, डिस्चार्ज लैंप या डिस्चार्ज ट्यूब बोल सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया फ्लोरोसेंट ट्यूब में ऊर्जा का कारण प्लाज्मा ही है, में ऊर्जा का कारण आपका क्या है, आपका प्लाज्मा ही है, प्लाज्मा ही है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है बार बार कि आपका द्रव्य की कौन सी अवस्था का निर्माण गैसों के आयनों से होता है, तो आपको बताना है प्लाज्मा, और ये आपका द्रव्य की चौथी अवस्था है। तो क्या क्या बताया, आपका प्लाज्मा द्रव्य की चौथी अवस्था है और इसका निर्माण बहुत अधिक टेम्परेचर पर होता है ना। और तीसरा चीज़, प्लाज्मा गैसों के आयनों से निर्मित होता है। चौथा, सूर्य व तारों में ऊर्जा, डिस्चार्ज ट्यूब, फ्लोरोसेंट ट्यूब में ऊर्जा, ये सब, इन सब में ऊर्जा का कारण क्या आपका प्लाज्मा है, आपको ध्यान रखना है, जो कि आपका पदार्थ की चौथी अवस्था है, ठीक है। अब पाँचवा हम लोग पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ेंगे, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। पांचवा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में पढ़ते हैं। ये पदार्थ की कौन सी अवस्था है जी, आपका पांचवी अवस्था है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको बताना है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की पांचवी अवस्था है। पदार्थ की कौन सी अवस्था है, आपका पांचवी अवस्था है। ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है, पदार्थ की पांचवी अवस्था है। पहला चीज़ आपको बता देना है, ठीक है। दूसरा चीज़ आपको बताना है, ये जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये जो अवस्था है, इसको सबसे पहले किसने बताया था, बोस ने। तो इस अवस्था के बारे में, इस अवस्था के बारे में सबसे पहले बोस ने बताया था। सबसे पहले किसने बताया, बोस ने, ठीक है। बोस ने बताया, सबसे पहले बोस ने बताया,
ठीक है, बोस ने बताया। फिर इसके सिद्धांत को आइंस्टीन के द्वारा प्रमाणित किया गया। फिर इसके सिद्धांत को आइंस्टीन के द्वारा, किसके द्वारा? आइंस्टीन, है ना, आइंस्टीन के द्वारा क्या किया गया? जब आपका प्रमाणित किया गया, आइंस्टीन के द्वारा प्रमाणित किया गया। इसके सिद्धांत को आइंस्टीन के द्वारा प्रमाणित किया गया, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसी अवस्था है ना जिसमें पदार्थ के अणुओं की गति एकदम शून्य हो जाती है। तो क्वेश्चन आता है, पदार्थ की कौन सी अवस्था में उनके अणुओं की गति शून्य हो जाती है? तो आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो आपको ध्यान रखना है, यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें पदार्थ के अणुओं की गति, पदार्थ के अणुओं की गति क्या हो जाती है? आपका शून्य हो जाती है। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी अवस्था में पदार्थ के अणुओं की गति शून्य हो जाती है? तो आपको बताना है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था में। ठीक है, और आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो आपका घटना होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में, पदार्थों की जो अणुओं की गति शून्य हो जाती है, तो ये जो घटना होती है ना, ये आपका परम शून्य ताप पर होता है। ये जो घटना होता है ये आपका परम शून्य ताप पर होता है, परम शून्य ताप पर होता है, जो कि आपका संभव नहीं है, सामान्यतः संभव नहीं है ना। तो मैंने क्या बताया? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें पदार्थ के अणुओं की गति शून्य हो जाती है। और कौन से आपका ताप पर? तो परम शून्य ताप पर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और परम शून्य ताप की बात करते तो आपका कितना हो जाएगा? -273 डिग्री सेंटीग्रेड, या तो आपका 0 केल्विन। इसको हम लोग बोलते हैं परम शून्य ताप पे। ठीक है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में मैंने क्या बताया कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की 5वीं अवस्था है। इस अवस्था के बारे में सबसे पहले बोस ने बताया, फिर इसके सिद्धांत को आइंस्टीन के द्वारा प्रमाणित किया गया, है ना। और यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें पदार्थ के अणुओं की गति शून्य हो जाती है। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। और आपका पदार्थ की अणुओं की गति शून्य होती है तो कौन से ताप पर? आपका परम शून्य ताप पर। और परम शून्य ताप मतलब आपका या तो 0 केल्विन, है ना, या तो आपका -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और आपका इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आपका सुपर कंडक्टर, है ना, सुपर कंडक्टर आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की आपका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा। सुपर कंडक्टर, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, सुपर कंडक्टर इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, वही मैंने प्लाज्मा के बारे में बताया कि सूर्य व तारों में जो ऊर्जा है, ये आपका किसका उदाहरण हो जाएगा? प्लाज्मा का उदाहरण हो जाएगा। सूर्य और तारों में ऊर्जा हो जाएगा, डिस्चार्ज ट्यूब हो गया, फ्लोरोसेंट, इन सब में जो ऊर्जा है ना, ये आपका प्लाज्मा के एग्जाम्पल है। तो आप लोग को मैंने पूरा पदार्थ के आपका 5 अवस्थाओं के बारे में बता दिया। इससे पहले देखो मैंने पूरा ठोस द्रव गैस के बारे में बताया था, पूरा बढ़िया कंपैरिजन करते हुए। फिर चौथा अवस्था मैंने बताया प्लाज्मा के बारे में, यह द्रव्य की चौथी अवस्था है, ये बहुत अधिक तापमान पर बनता है, प्लाज्मा गैसों के आयनों से निर्मित होता है। ठीक है, देखो ऐसा रहता है जी, प्लाज्मा में ना जो इसके पार्टिकल होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, ऐसे बहुत दूर दूर होते हैं, और इसमें क्या होता है आपका आयन रहते हैं, ये आयन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये सब क्या आपका आयन हो जाएगा। तो प्लाज्मा गैसों के आयनों से निर्मित होता है। उसके बाद सूर्य व तारों में ऊर्जा, डिस्चार्ज लैम्प, फ्लोरोसेंट ट्यूब में ऊर्जा, ये सब आपका इसका कारण क्या आपका प्लाज्मा है। ठीक है, सूर्य व तारों में ऊर्जा, डिस्चार्ज लैम्प या और फ्लोरोसेंट ट्यूब में ऊर्जा का कारण क्या आपका प्लाज्मा ही है। फिर मैंने बताया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की 5वीं अवस्था है। इस अवस्था के बारे में सबसे पहले बोस ने बताया, फिर इसके सिद्धांत को आइंस्टीन के द्वारा प्रमाणित किया गया, है ना। और ये जो ऐसी अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ऐसी अवस्था है जिसमें पदार्थ के अणुओं की गति शून्य हो जाती है। और अणुओं की गति शून्य कौन से ताप पर होती है? तो आपका परम शून्य ताप पर होता है, जिसका मान है आपका 0 केल्विन या तो आपका -273 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि आपका सामान्यतः संभव नहीं होता है। ये आपको याद रखना है जी, है ना। तो होपफुली आपको ये 5 अवस्थाओं के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा चीज़ें, है ना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, देखो अभी मैं क्या क्या पढ़ा दिया पहले एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया कि द्रव्य किसे कहा जाता है। ठीक है, द्रव्य किसे कहते हैं। उससे पहले मैंने बताया था रसायन विज्ञान क्या होता है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, आधुनिक रसायन के पिता किसे कहते हैं। फिर हम लोग जाने द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। फिर हम लोग देखे द्रव्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो हमने यहाँ पर 2 आधारों पर देखा, भौतिक आधार पर और दूसरा रासायनिक आधार पर। तो भौतिक आधार पर द्रव्य की 5 अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इन सभी के बारे में मैंने आप लोग को पूरा अच्छे से बता दिया, इन सभी के बारे में मैंने आप लोग को पूरा अच्छे से बता दिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है, रासायनिक आधार पर आपका द्रव्य का वर्गीकरण। ठीक है, रासायनिक आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण, उसको हम लोग को पढ़ना है। ये प्लाज्मा के बारे में हो जाएगा और आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक नया टॉपिक हम लोग को पढ़ना शुरू करते हैं। एक सेकंड ना, मैं नया स्लाइड ले रहा हूँ। अब इसके बाद हम लोग
लोग क्या करते हैं, एक नया टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं जिसका आपका नाम क्या, आपका अवस्था में परिवर्तन, जिसका नाम क्या हो जाएगा आपका अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, जिसका नाम क्या हो जाएगा जी आपका अवस्था में परिवर्तन। चलो देखते हैं अवस्था परिवर्तन। ठीक है, नाम लिख रहा हूँ मैं, अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन। चलो अब इसको आप लोग को अच्छे से समझना है। क्या अच्छे से समझना है, देखो मैं यहाँ पास आपका द्रव्य की 3 अवस्थाओं के नाम लिख रहा हूँ। ठोस, ठोस के बाद आपको लिख रहा हूँ द्रव, द्रव के बाद मैं लिख रहा हूँ आपका गैस। ठोस, द्रव और गैस, ये मैंने 3 लिखा। ठीक है, अब देखो जब किसी पदार्थ का ठोस रूप से द्रव रूप में उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है तब उसे क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, जब ठोस से द्रव बनेगा तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं आपका गलन। क्या बोलते हैं जिसको, गलन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, गलन। ऐसा करते हैं, ये आपका अवस्था परिवर्तन और जो आपका रासायनिक आधार पर द्रव्य का जो वर्गीकरण है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा जी। ठीक है, इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो निश्चित इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। इसके आगे का हम लोग इसके सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।